क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोग पूरी कुंडली लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार सिर्फ एक ग्रह ही सबसे बड़ा संकेत दे देता है। आखिर वो ग्रह कौन सा है? कैसे पता चलता है कि वो लव मैरिज की तरफ इशारा कर रहा है या अरेंज मैरिज की तरफ? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में, जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। सवाल ये आता है, हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? अगर लव मैरिज हो रही है तो वो इंटरकास्ट हो रही है या सेम कास्ट में हो रही है? क्या हमारी लव मैरिज सफल होगी या नहीं होगी? और किन लोगों का सिर्फ लव हो पाता है, वो सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता? तो आज इस वीडियो में इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले आपको एक चीज हमेशा समझनी है, जब हम बात कर रहे हैं आपके विवाह की, तो ज्योतिष के अनुसार आपको दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक, कौन सा ग्रह इस चीज के लिए कारक होता है, और दूसरा, कुंडली में कौन से हाउसेस इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हाउसेस की। हाउसेस जो आपके कुंडली के घर होते हैं। पहला घर, जिसे हम लग्न भी कहते हैं, अगर लगन को समझें आप, तो आप अपने आप को जानेंगे, क्योंकि लगन आपके बारे में बताता है, आपके शरीर, आपके सोच, आपके भविष्य, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। लगन आपके जीवन का ड्राइवर है। अगर ये ड्राइवर सीट किसी तरह से हिल जाए, या यूं कहें ड्राइवर सीट जिस तरह से चलेगी, ड्राइवर इसको जिस तरह से मैनेज करेगा, उसी तरह से पूरी गाड़ी चलेगी। वही चीज आपको समझनी है कि लगन की महत्वता है। इसके बाद आता है पंचम हाउस। पंचम हाउस जहां संतान, विद्या, प्रसिद्धि, इनको रिप्रेजेंट करता है। वहीं इस हाउस से आपके प्रेम को देखा जाता है। इस हाउस में बैठा हुआ ग्रह आप प्रेम के नजरिए को समझाता है, प्रेम की तासीर को बताता है। यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह अगर आपके लिए सपोर्टिव हो जाता है, ये आपको प्रेम में ले जाता है और उसके बाद विवाह तक का सफर तय करवाता है। लेकिन विवाह का सफर बिना सातवें घर को देखे बिना नहीं हो सकता। सातवां घर जो आपके जीवन साथी का है, ये भले ही आपकी साझेदारी का है, रोजमर्रा इनकम का है, लेकिन ये आपकी गृहस्थी का भी है। और यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को, सोच और शरीर को रिप्रेजेंट करता है। जब इन तीनों का एक तीकड़ी बन जाती है, यानी लगन, पंचम और सप्तम हाउस का जब आपस में कनेक्शन बन जाता है, तो आपका प्रेम विवाह का संयोग बनता है। अब बात आती है कि ये हम कैसे देखें। आपका लगन, उसमें बैठी हुई राशि या उसमें बैठा हुआ ग्रह, इन दोनों को आपने देखना है। अब जो ग्रह बैठा है उसकी राशि पांचवें घर में या सातवें घर से कनेक्शन बना रही है, या जो लगन में बैठी हुई राशि है उनका स्वामी पांचवें या सातवें घर में कहीं से कनेक्शन बनाता है, और ऐसा ही पांचवें घर का और सातवें घर का पहले घर से बनता है। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, एक दूसरे के साथ वो राशि परिवर्तन योग बनता है, तो आपका प्रेम विवाह में बदलता है, यानी ऐसे में लव मैरिज के योग बन जाते हैं। इसके अलावा कई बार दृष्टि संबंध से भी ऐसा योग बनता है, यानी इन तीनों घरों में बैठी हुई राशि या ग्रह के ऊपर जब इन्हीं में से किसी पर बैठे हुए ग्रह की दृष्टि या इन पर दृष्टि पड़ रही है और कनेक्शन बनता है, तो भी लव मैरिज बनते हैं। ये तो हुई घरों की बात। अब बात आती है ग्रह की। तो इसमें सबसे बड़ा दारोमदार शुक्र ग्रह के ऊपर होता है। इसके अलावा राहु, शनि, बुध, ये भी किसी न किसी रूप से प्रेम विवाह के योग क्रिएट करते हैं। वो कैसे, अभी मैं बताता हूँ आपको। शुक्र ग्रह अगर कुंडली में कुछ खास पोजीशन पर हो, तो ऐसे में प्रेम विवाह हो तो जाता है, लेकिन वो प्रेम विवाह सफल नहीं हो पाता। और यही शुक्र ग्रह कई बार सिर्फ प्रेम करवाता है, उसको विवाह तक नहीं ले जा पाता। तो शुक्र की स्थिति को देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे पहले घर में शुक्र जब होता है, तो इंसान प्रेम का दीवाना होता है, प्रेम की तरफ उसका आकर्षण बनता है, और मोस्टली ऐसे लोग प्रेम विवाह करते हैं। अपनी पसंद की शादी करने के बावजूद उनका प्रेम सफल नहीं हो पाता। कुछ समय बाद अपने जीवन साथी में कमियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और अक्सर ऐसे लोग बोलते हुए मिल जाते हैं, शादी के बाद तुम बदल गए हो। ये वाली उनके अंदर साइकोलॉजी बैठ जाती है, और धीरे धीरे उनके अंदर डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। अक्सर शुक्र पहले वाले लोग अगर लव मैरिज करते हैं, तो उनकी शादी में एक इंसान अपने परिवार, अपनी गृहस्थी के लिए बड़ा सिंसियर होता है, और दूसरी तरफ जो दूसरा इंसान होता है वो गलत आदतों में पड़ जाता है, लापरवाह हो जाता है, काम की जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर देता है, और अपनी गृहस्थी को वो अपनी गृहस्थी ना समझकर सिर्फ अपने जीवन साथी के ऊपर सारी चीजें छोड़ देता है।
और वही उनके फ्रिक्शंस का कारण बनती है। इसी प्रकार जब पांचवें घर में शुक्र होता है और ऐसा इंसान लव मैरिज करता है तो उसकी लव मैरिज कभी फलती नहीं है। ऐसा इंसान अपने प्रेम को एक समय पर अपनी पूजा मानकर चलता है, क्योंकि पांचवा घर इष्ट देव का घर भी होता है और उस समय पर वो जात, हैसियत, एजुकेशन या अपना लेवल ये कुछ नहीं देखता, उसको सिर्फ प्रेम दिखता है। वो केवल एक आंख से सबको बराबर नापता है, लेकिन ये डिफरेंसेस शादी के बाद उसके सामने आने शुरू हो जाते हैं। कई बार पांचवें घर के शुक्र वाला व्यक्ति जब प्रेम विवाह करता है तो मियां बीवी में से एक संतान पैदा करने की क्षमता पहले ही खो बैठता है। पांचवें घर का शुक्र वाला व्यक्ति प्रेम विवाह में अक्सर अपने जीवन साथी के प्रति वो जितना वफादार होता है, जितना उसके लिए मरता है, उसके लिए मिटने को तैयार होता है, शादी के बाद वो उन चीजों से पछतावा महसूस करता है। वो अपने जीवन साथी को इतनी बुरी आदत डाल देता है कि उसकी हर गलती माफ होने की वजह से उसका जीवन साथी उसे धोखा देना शुरू कर देता है। सातवें घर में जब शुक्र होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति प्रेम विवाह करता है तो सफलता तो मिलती है, लेकिन अगर लगन खाली बैठा हो तो ऐसा इंसान शादी से पहले जितना समृद्ध होता है, शादी के बाद उतना ही कष्ट भोगता है। आर्थिक स्थिति की चरमरा जाने से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। शुक्र अगर कुंडली के 9th हाउस में बैठा हो और ऐसा इंसान प्रेम विवाह करता है तो उसका प्रेम सिरे तक पहुंचते पहुंचते में लड़खड़ाता है, डगमगाता है और फाइनली शादी हो जाती है। लेकिन वो टीस, वो डगमगाना, लड़खड़ाना शादी के बाद का हमेशा का सरदर्द बन जाता है। अक्सर ऐसे लोग लंबे समय के रिलेशनशिप को भी, जिस दिन सगाई होती है और जिस दिन शादी होनी होती है उसके बीच में, इनके बीच में ऐसे फ्रिक्शंस आते हैं, ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसी पोजीशन आ जाती है कि शादी अब टूटी तब टूटी। कई बार इन दोनों में आपस में ही मन पलट जाता है और शादी टूटने तक के कगार पे आ जाती है। परिणाम स्वरूप उस समय दूसरा जीवन साथी जो इन चीजों को नोटिस करता है, झेलता है, वो अपने मन में टीस लेके बैठ जाता है और रिश्ते में बिल्कुल एक कांच के दरार की तरह जो कभी दोबारा ठीक नहीं हो सकती, उसी तरह से वो दरार बैठ जाती है और वो शादी के बाद फिर हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रहती है। दोनों के बीच में हेल्दी रिलेशन नहीं बनने देता। 10वें घर में जब शुक्र हो और इंसान लव मैरिज करता है तो अक्सर ऐसे लोगों का जो प्रेम होता है वो अपने प्रोफेशनल एरिया में होता है। ऐसे लोग प्रेम विवाह तो करते हैं लेकिन उनका जीवन शादी के बाद खराब हो जाता है। दोनों को एक दूसरे का साथ चल नहीं पाता। दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है जो अपने चरित्र को, अपने प्रेम को कंटिन्यू नहीं कर पाता और अक्सर घर वाली बाहर वाली ऐसा माहौल देखने को मिलता है जो कि शादी के लिए बाद में दुखदायी होता है। 11वें घर में जब शुक्र होते हैं तो ऐसा व्यक्ति शादी के पहले लट्टुओं की तरह घूमता है। कई बार उसके इरादे बदलते हैं, प्रेमिका के लिए प्रेमी बदल जाता है, प्रेमी के लिए प्रेमिका बदल जाता है और वो जो रिलेशनशिप आगे बढ़ता है या शादी में कन्वर्ट होता है तो वहां पर केवल सहानुभूति, कंधे का सहारा, ये एक कारण होता है और वो बाद में चीजें सत्यता की तरफ आगे बढ़ती हैं। तब एहसास होता है कि हमने एक ही चीज देखी, बाकी चीजें नहीं देखी। और अक्सर प्रेम विवाह में संतान होने में दिक्कत होती है। तो ये वो कारण है जो एक ग्रह शुक्र से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी लव मैरिज सफल रहेगी कि नहीं रहेगी। दोस्तों, अब तक मैं आपको 2 कारण बता चुका हूं, एक 1st हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन और दूसरा शुक्र का पोजीशनिंग। अगर कुंडली में शुक्र 12वें घर में बैठा हो, दूसरे घर में बैठा हो, चौथे घर में बैठा हो या शुक्र और मंगल की युति कुंडली में कहीं पर भी बन रही हो तो ऐसे में लव मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। अब बात आती है कि इसके अलावा और क्या पोजीशन बनती है। तो जब भी कुंडली में 5वें घर में राहु आते हैं, 11वें घर में राहु आते हैं, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन कुंडली के चौथे घर में या 7वें घर में बनता है, बुध और शुक्र 12वें घर में या चौथे घर में बनते हैं तो ऐसे में प्रेम विवाह के चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों, किन लोगों के प्रेम विवाह अंतर जातीय होता है? तो जिनकी भी कुंडली में 7वें घर में शनि, राहु, केतु ये हो या 5वें घर में शनि, राहु, केतु इनमें से कोई ग्रह बैठा हो तो अक्सर ऐसे लोगों का जो लव मैरिज अगर बनती है तो वो अंतर जातीय बनती है। थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन वो इंटरकास्ट होती है। दोस्तों, अब बात आती है अरेंज मैरिज की। किसी भी कुंडली में 5वें घर और 7वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा हो
लेकिन पहले घर का कॉम्बिनेशन ना हो। पांचवें घर में अगर बृहस्पति या सूर्य बैठे हों तो ऐसे लोग ज्यादातर अरेंज मैरिज में ही बिलीव करते हैं। जिन लोगों का शुक्र जो पहले मैंने ग्रह बताए जैसे फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 9th, 10th, 11th और 12th इनको छोड़कर कहीं पे भी बैठा हो, अक्सर ऐसे लोगों की अरेंज मैरिज होती है, वो उनके लिए सफल भी रहती है। अब सवाल आता है कि किन लोगों का डाइवोर्स होता है, चाहे वो अरेंज मैरिज में हो चाहे लव मैरिज में हो। जिन लोगों के शुक्र राहु के साथ बैठे हों, केतु के साथ बैठे हों, शनि के साथ, जिन घरों में शनि खराब होता है उस घर में उनके साथ बैठे हो, तब उनका रिश्ता टूटता है, तलाक होता है। 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य अकेला बैठा हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो और पहला हाउस खाली हो, तो ऐसे में रिश्ता टूटने का योग बनता है। पहले घर में जुपिटर, चंद्रमा, बुध या खुद शुक्र हो तो ऐसे में पुनर्विवाह के योग बनते हैं, इसलिए पहला रिश्ता टूटता है। मगर कंडीशन एक होती है कि 7वां घर खाली है कि नहीं है। अगर कुंडली के छठे घर में शुक्र बैठा हो और 7th हाउस भी पीड़ित हो तो ऐसे में रिश्ता टूटता है। 7th हाउस खाली हो और 6th हाउस और 8th हाउस में पापी ग्रह जैसे मंगल, राहु, केतु या शनि या सूर्य, इनमें से कोई ग्रह बैठे हों, 7th हाउस खाली हो तो इसे पापकत्री योग कहा जाता है। ऐसे में रिश्ता खराब होता है। कुंडली के 7वें घर में जब बृहस्पति बैठते हैं और ऐसा इंसान धार्मिक प्रवृत्तियों में बहुत ज्यादा चला जाता है तो अक्सर दोनों में से एक अपने जीवन साथी को धोखा देता है और उस वजह से उनका रिश्ता टूटता है। कुंडली के चौथे घर में अगर शुक्र बैठे हैं तो कुछ समय के लिए ऐसे इंसान का अफेयर होता है जिसके कारण उनका रिश्ता टूटता है। कुंडली के 2nd हाउस में अगर शुक्र बैठा हो और उसके साथ राहु भी बैठ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में अक्सर ऐसे लोग शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं। ये चीजें हैं जिनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर इन चीजों को आप देखते हैं तो समय रहते आप इनके उपाय करके और इनके परहेजों को अपनाकर अपनी कुंडली को सही कर सकते हैं, अपने गृहस्थी को सही कर सकते हैं। ये जितनी भी कंडीशंस मैंने बताई ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको इजी बनाने के लिए हमने आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें आप इसे बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं। mylalkitab.com को आप देखकर इसे यूज कर सकते हैं। ये मेनली उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं और उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट में नहीं ले पाते हैं, उन्हें रूल्स आते हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये एक गाइड की तरह काम करती है हर समय हर जगह पर। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको, आप उसको जरूर डाउनलोड कीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, शादी जब भी हम करते हैं तो उसमें हमें कुछ खास तौर पर नियम धारण करने चाहिए उपाय के रूप में, और वो हमारे रीति रिवाजों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें दिए। जैसे कि चांदी को नाभि से नीचे धारण करना, ये किसी भी स्त्री के लिए उसके संतान को प्रसूव करने में बहुत मदद करता है। विवाह के समय लड़की के घर से जो बेड आता है और मियाँ बीवी हमेशा उसको संजो कर रखते हैं, उसी को यूज करते हैं, उसे कभी बेचते नहीं हैं, तो वो रिश्तों को आगे कायम करता है, वंश को आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार लड़के को जो शादी की अंगूठी मिलती है, लड़की को जो शादी की अंगूठी मिलती है, जो सगाई की अंगूठी होती है, उसको कभी ना बेचें। इसको हमेशा पहन के रखने से रिश्ते आगे पॉजिटिव रहते हैं, शुक्र या ये बाकी दोष जो होते हैं वो काफी कंट्रोल रहते हैं। लड़की को शादी के बाद चांदी की चूड़ियों पर लाल मीना करवाकर पहनना या कांच की लाल चूड़ियां पहनना सुहाग को मजबूत करता है, और इसी प्रकार लड़के को सोने का या चांदी का बिना जोड़ का कड़ा धारण करना गृहस्थी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। विवाह के समय, फेरों के समय पर गौदान करना और साल में एक बार अपने जन्मदिन के समय पर जीवन साथी के वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में दान करते रहना, ये गृहस्थी को मजबूत करता है। इसके अलावा एक रोटी जिसके 3 हिस्से करें, गाय, कुत्ते और कौवों के लिए आप डालते रहें, इससे घर में बरकत रहती है और इन सारे दोषों को आप दूर कर पाते हैं, आपकी गृहस्थी पॉजिटिव रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको लव मैरिज, विवाह, तलाक, इन सब के बारे में अच्छी से जानकारी मिल गई होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई सजेशन है कि हम किसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना के लाएं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपना सजेशन दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।